सो हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपना एमसीक्यू सेट 4 है। 3 सेट हमने कर चुके हैं जिसमें हमने 150 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं, वो भी बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है, आज लेवल और थोड़ा सा अप करेंगे। क्वेश्चन सेट 4 है, इसमें भी हम पूरे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। ये क्वेश्चन सेट एमसीक्यू सेट आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको ज्वाइन करके रख लेना है। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच सेल प्राइमरीली फंक्शन इन द ह्यूमरल इम्यूनिटी। कौन सी सेल होती है जो प्राइमरीली फंक्शन करती है ह्यूमरल इम्यूनिटी में। ह्यूमरल इम्यूनिटी में कौन से सेल्स मुख्य रूप से कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन टी सेल है, क्या मैक्रोफेज है, क्या बी सेल है, या न्यूट्रोफिल है। देखो, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल तो आप पहले काट दोगे इम्यून सिस्टम सुन के। दूसरी चीज कंफ्यूज किस में होगे सर, टी सेल और बी सेल में। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी CMI जिसको बोलते हैं, वो कंट्रोल करता है आपका टी सेल्स। ठीक है, और मैं बात करूं ह्यूमरल इम्यूनिटी, वो कंट्रोल करता है सर, वो कंट्रोल करता है बी सेल। तो इतनी चीज़ क्लियर। क्वेश्चन में क्या पूछा सर, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए ऑप्शन सी। अगर क्वेश्चन में पूछता CMI या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, उसका राइट आंसर होता सर ए टी सेल। कितने चीज क्लियर है, कितने चीज क्लियर है। बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट टारगेट एंटीजन्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं बी सेल्स को, क्यों? क्योंकि सर बी सेल क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। एक और क्वेश्चन आपका बना, जो एंटीबॉडीज होते हैं वो किस सेल द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो एंटीबॉडी जो होते हैं वो बी सेल्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। डेट टारगेट एंटीजेंस इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो टारगेट करते हैं एंटीजेंस को कहां पर सर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। क्या नहीं चीज क्लियर है। अगला सुनो, अगला क्वेश्चन सुनो। व्हाट स्ट्रक्चर ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सॉल्व करना। ठीक है, वह संरचना जो ध्वनि कंपन को आंतरिक कान तक पहुंचाती है, वह क्या कहलाती है। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर जो ट्रांसमिट करती है साउंड वाइब्रेशन को इनर ईयर के अंदर। ठीक है, अब ट्रांसमिट करना है सर किसको, साउंड को हम कैसे सुनते हैं सर, वाइब्रेशन होता है हमारे कान के ऑसिकल्स में, ऑसिकल्स में वाइब्रेशन होता है, तो वो वाइब्रेशन हमारे इनर ईयर तक पहुंचती है। उसके बाद हमारा जो ध्वनि सिस्टम होता है उसे क्या करता है, उसे सेंस कर लेता है और हमको साउंड सुनाई देता है। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो ध्वनि कंपन होता है उसको इनर ईयर तक कौन पहुंचाती है, उसे हम क्या कहते हैं। क्या वो कॉकलिया है, क्या वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, क्या वो ऑसिकल्स है, या यूस्टेकियन ट्यूब्यूल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, ऑसिकल्स। देखो, जो ध्वनि कंपन होती है उन्हें अंदर कौन पहचाता है सर, ऑसिकल्स। ऑसिकल्स 3 तरह की कान में पाई जाती है, जिनको बोलते हैं मैलियस, इनकस और स्टेपिस। 3 ऑसिकल्स, 3 ईयर ऑसिकल्स हमारे कानों में पाई जाती हैं। इनमें बात की जाए, जो स्टेपिस है ये पूरे बॉडी की सबसे छोटी ईयर ऑसिकल है या सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, काम क्या सर इनका, एम्पलीफाई एंड ट्रांसफर साउंड इन द ओवल विंडो। इनका काम है साउंड को एम्पलीफाई करना, साउंड को ट्रांसफर करना, कहाँ पर सर, ओवल विंडो के अंदर। तो अगर क्वेश्चन आए कौन सी स्ट्रक्चर ट्रांसमिट करती है साउंड वाइब्रेशन को इनर ईयर के अंदर, तो इसका राइट आंसर है सर ऑसिकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, व्हिच एंजाइम ट्रांसक्राइब DNA इनटू RNA। ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है जो DNA को RNA में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, व्हिच एंजाइम ट्रांसक्राइब DNA टू RNA। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, DNA RNA में चेंज होता है। यहाँ पर कौन सा एंजाइम होगा जो DNA को RNA में चेंज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, क्या वो DNA पॉलीमरेज है, क्या वो RNA पॉलीमरेज है, क्या वो लाइगेज एंजाइम है, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इज बी, RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज क्या सिंथेसाइज करता है सर, mRNA। तो क्वेश्चन आपसे पूछे mRNA को कौन सिंथेसाइज करता है, RNA पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है। फ्रॉम DNA, जो DNA से सिंथेसाइज होता है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान mRNA सिंथेसाइज होता है RNA पॉलीमरेज से, और DNA के से ट्रांसक्राइब होता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन कैसे है सर, एक जनरल साइंस की तरह से इस क्वेश्चन को लो। व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू व्हिच एनर्जी फॉर्म। जब पेशियां काम करती हैं, जब अपनी पेशियां काम करती हैं, मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, मान लो सिकुड़ती हैं, तो किस प्रकार की ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा बदलती है। तो जो अपनी केमिकल एनर्जी है, देखो हमने केमिकल है शरीर में,
केमिकल कैसे सर? जैसे आपने एटीपी हुई, एटीपी वगैरह क्या करेंगी सर? मसल्स को वो देंगी, एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। इसके अलावा एक्टिन मायोसिन, ये क्या होंगी? एक्टिन मायोसिन जो होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। सारी केमिकल चीज़ें हो रही हैं। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी? क्या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी? क्या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी? या लाइट में कन्वर्ट होगी? अब ध्यान से सुनो, सिंपल सी बात। जैसे हमारा शरीर है, जैसे हमारा एक हाथ है, ठीक है, हाथ से क्या किया सर? हाथ में हो रही, जैसे हमने सोचा कि हमें हाथ की मुट्ठी बंद करनी है, मुट्ठी बंद करनी है तो हमने सोच लिया, मुट्ठी हमने बंद कर दी। मुट्ठी बंद करने में क्या हुआ सर? मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। किसने करवाया सर? एक्टिन और मायोसिन ने करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो केमिकल काम हो गया, केमिकलों का काम हो गया। अब हुआ क्या? केमिकल ने काम किया अंदर से मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का, पर हुआ कैसा सर? सर ये तो मैकेनिकल कार्य हुआ, ठीक है। मैकेनिकल कार्य कैसे हुआ? मैकेनिकल कैसे हुआ? मैकेनिकल जो होता है, जैसे हम कोई फिजिकल काम कर रहे हैं, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी, जैसे एटीपी केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये चीज़ें याद रखना, छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, पर कई बार घूम जाते हैं बच्चे। अगला देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझते चलेंगे। देखो, व्हाट इज द मोस्ट एबंडेंट नाइट्रोजिनस वेस्ट फाउंड इन यूरिन? मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है? नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करें, नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करें, देखो 3 टाइप के होते हैं जनरली। एक होती है एमोनिया, एक होती है यूरिया, एक होती है यूरिक एसिड। अमोनिया जो होती है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है। यूरिया होती है लेस टॉक्सिक, और यूरिक एसिड होती है वो सबसे कम टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक। अब सुनो, अगर हमें शरीर से बाहर करना हो जिसका नाइट्रोजनस वेस्ट जैसा हो, तो अमोनिया को बाहर करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा वाटर चाहिए, सबसे ज़्यादा वाटर लॉस। यूरिया बाहर करना हो तो लेस देन अमोनिया, अमोनिया से कम वाटर लॉस करना पड़ेगा। और यूरिक एसिड करना हो अगर वेस्ट मटेरियल बाहर, तो सबसे कम वाटर चाहिए। तो 3 तरीके आपने समझे, 3 तरीके के क्या समझे सर? वेस्ट मटेरियल समझे, अमोनिया समझा। अमोनिया क्या होता है? सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, शरीर से अमोनिया बाहर करना तो सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। यूरिया अमोनिया से कम हानिकारक होता है, यूरिया को अमोनिया से कम वाटर चाहिए शरीर से बाहर करने के लिए। यूरिक एसिड जो होता है वो सबसे कम हानिकारक होता है, और सबसे कम वाटर भी यूरिक एसिड को बाहर करने के लिए चाहिए। अब सुनो ध्यान से, अमोनिया को बाहर करने के लिए सबसे ज़्यादा वाटर चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ क्या अमोनिया ऐसे एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल होगा जो वाटर में रहते हैं? जी हाँ। तो जो वाटरी फिश वगैरह होती हैं उनमें क्या होता है? अमोनिया सबसे प्राइमरी वेस्ट मटेरियल होता है, इसलिए उनको बोलते हैं एमिनोटेलिक एनिमल्स, ठीक है, इनको बोलते हैं एमिनोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। फिर उससे कम आता है यूरिया। यूरिया ऐसे हम लोग इंसानों के अंदर होता है, प्राइमरी वेस्ट मटेरियल यूरिया होता है सर, ठीक है। तो यूरिया को निकालने के लिए अमोनिया से कम वाटर चाहिए, और यूरिया जो उत्सर्जित करता है उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स, जैसे इंसान वगैरह हो गए। और जो यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं उनको चाहिए सर सबसे कम वाटर, जैसे आपकी बर्ड्स हो गई, ठीक है, चिड़िया उड़ते रहते तो वो पानी दिन भर कहाँ ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, ठीक है। तो उनके वेस्ट मटेरियल क्या होता है? यूरिक एसिड, इसलिए उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। यूरियोटेलिक यूरिया और यूरिकोटेलिक होते हैं यूरिक एसिड, ठीक है। इनको सबसे कम वाटर चाहिए, जैसे बर्ड्स वगैरह। क्या नहीं चीज क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, जो होता है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है, ठीक है। तो मोस्ट एबंडेंट नाइट्रोजनस वेस्ट फाउंड इन यूरिन। अब यूरिन जो है वो हमारे ह्यूमन का सबसे बढ़िया वो होता है, मतलब यूरिन जो होता है वो हमारे ह्यूमन में पाया जाता है, ठीक है। तो यूरिन अगर ह्यूमन में पाया जा रहा है तो ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन का नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? ह्यूमन कैसा होता है? यूरियोटेलिक होता है। यानी ह्यूमन क्या निकालेगा सर? यूरिया वेस्ट निकालेगा। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा सर यूरिया। यूरिया होता है प्राइमरी नाइट्रोजन वेस्ट होता है जो एक्सक्रीट किया जाता है फॉर्म बाय लीवर ड्यूरिंग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। यूरिया कहाँ बनता है सर? लीवर में बनता है, जिसको बोलते हैं यूरिया चक्र या यूरिया साइकिल जिसको बोलते हैं, और कैसे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है। तो यूरिया कहाँ बना सर? लीवर में बना। ये चीज़ ध्यान रखना, बच्चे कई बार किडनी लगा देते हैं, आंसर गलत हो जाता है। किडनी में नहीं बनता यूरिया, यूरिया लीवर में बनता है, एक्सक्रीट किडनी द्वारा होता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या इतनी चीज़ समझ में आ जाए? वेस्ट मटेरियल से संबंधित सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, विच टिश्यू रीजनरेट्स द फास्टेस्ट इन ह्यूमन बॉडी? कौन सी टिश्यू सबसे तेज पुनर्जीवन होता है, रीजनरेशन होता है? कल की क्लास में मैंने क्या बताया सर? कि इन टिश्यू में रीजनरेशन नहीं होता, रीजनरेशन एब्सेंट होता है, नहीं एक बार डैमेज हो गई तो डैमेज हो गई। वो थी सर नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में रीजनरेशन नहीं होता है। अगर मैं पूछूं सबसे तेज रीजनरेशन किस में होता है, फास्टेस्ट रीजनरेशन में किस में होता है, तो क्या बोन टिश्यू में होता है, क्या एपिथेलियल टिश्यू में होता है, या मस्कुलर टिश्यू में होता है? तो राइट आंसर इज सी सर, एपिथेलियम में होता है सबसे तेज रीजनरेशन। ठीक है, एपिथेलियल सेल रैपिडली डिवाइड एंड रिप्लेस देमसेल्व्स स्पेशली स्किन एंड इंटेस्टाइनल लाइनिंग। अब ध्यान से सुनो, जैसे आपके स्किल पर एक घाव हो गया, एक वाउंड हो गया, वाउंड होता है ना, ठीक है, वाउंड होता है तो वहाँ की सेल्स डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, टिश्यू डेड हो जाते हैं। फिर जब वो घाव क्या होता है, तेज से काफ़ी तेज से आप दवा वगैरह लगाते हो तो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक होने लगता है, ठीक होने लगता है। तो इसका मतलब वहाँ क्या है सर, स्किन में एपिथेलियल सेल्स पाई जा रही हैं। उसने क्या किया, रैपिडली डिवाइड किया और अपने आप को रिप्लेस करना चालू कर दिया, डेड सेल्स को हटाया और नई सेल्स बनना चालू। तो इसलिए एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, सबको हम बोलते हैं सबसे तेज रीजनरेशन एपिथेलियल सेल्स में होती है। क्या चीज़ क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, Which organ is responsible for destruction of red blood cell? कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ने का कार्य करता है? कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल? क्या बोन मैरो डिस्ट्रक्शन होता है? बोन मैरो तो बनाता है सर, इसलिए ऑप्शन गलत है। क्या हार्ट में रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है? नहीं। क्या किडनी में होता है सर? नहीं। तो राइट आंसर इज लीवर। लीवर along with spleen, लीवर along with spleen, phagocytosis, ओल्ड आरबीसी एंड ब्रेक डाउन हीमोग्लोबिन। जो लीवर होता है वो किसके साथ है? लीवर होता है स्प्लीन के साथ मिलकर फैगोसाइटोसिस करता है। किसका सर? ओल्ड आरबीसी। जो आरबीसी डेड हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है, उसको क्या करता है, फैगोसाइटोसिस कराता है। स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं ना। तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड स्प्लीन हो गया, और इसके साथ साथ लीवर भी उसमें मिला जुला रहता है, जो फैगोसाइटोसिस करवाता है ओल्ड आरबीसी का। इसके अलावा ब्रेक डाउन करता है सर हीमोग्लोबिन का। ठीक है, क्या इतनी चीज़ क्लियर है? अगला क्वेश्चन सुनो ध्यान से, अगला क्वेश्चन सुनो ध्यान से। अब हाँ, जिसने भी डिमांड करी थी, काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे सर एक्सप्लेनेशन हिंदी के साथ दिया करिए, तो एक्सप्लेनेशन एज वेल एज हिंदी में मैंने दोनों दे रखी है, इंग्लिश और हिंदी में। इससे क्या होगा, देखो जो अब तक मैंने पहले जितने क्वेश्चंस कराए वो सब क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बना के पीडीएफ में रख लिया था। ठीक है, अब मैंने यहाँ से नया क्वेश्चंस बनाने चालू किए हैं, तो इसमें मैंने क्या किया, इंग्लिश के साथ हिंदी भी जोड़ दिया। ठीक है, तो अगर ये सब आपको पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक करके कमेंट जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन सुनो, कौन सी हड्डी सबसे पहले ऑसिफाई होती है? अस्थिरीकरण जिसको बोलते हैं, अस्थिकरण भ्रूण विकास में, यानी व्हिच बोन इज द फर्स्ट टू ऑसिफाई ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट? क्या हुई सर, फीटल डेवलपमेंट के दौरान कौन सी बोन है वो सबसे पहले ऑसिफाई हुई? अब ध्यान से सुनो, इसका राइट आंसर है क्लेविकल। सर ऑसिफिकेशन क्या होता है? ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ऑसिफिकेशन किसको बोलते हैं सर? हड्डी बनने की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं सर हम ऑसिफिकेशन। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर। दूसरी चीज, सबसे पहले ऑसिफिकेशन ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट किस बोन की हुई सर? क्लेविकल की हुई। Clavicle is the first bone to begin ossification during fetal development, although it is the one of the last to complete. ठीक है, भ्रूण में सबसे पहले हड्डी बनने की प्रक्रिया ऑसिफिकेशन क्लेविकल से होती है, हालांकि ये कंप्लीट रूप से बाद में बनती है। कहनी चीज क्लियर, सबसे पहले बनना क्लेविकल चालू होगी, लेकिन बनते बनते इसको लेट होगा और सबसे बाद में जाके ये बन पाएगी कंप्लीटली। कहनी चीज क्लियर है? तो फर्स्ट ऑसिफिकेशन ड्यूरिंग फेटल डेवलपमेंट कौन सी बोन हुई सर? क्लेविकल बोन हुई। अगला क्वेश्चन सुनो, विच ऑर्गन लैक्स अ ब्लड ब्रेन बैरियर? अब ध्यान से सुनो, कौन सा अंग है जहां ब्लड ब्रेन बैरियर अनुपस्थित होता है? क्वेश्चन सुनते ही पहले ये मार्क करना सर, यहाँ प्रेजेंस पूछा है या एब्सेंट पूछा है? तो यहाँ पर पूछा है एब्सेंट, यानी तीनों ऐसे ऑप्शन होंगे जिनमें ब्लड ब्रेन बैरियर
प्रेजेंट होगा, और एक ऑप्शन हमें ऐसा छांटना है जहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर एब्सेंट है। ठीक है, कितनी चीज़ क्लियर है? तो कैस कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड ब्रेन बैरियर लैक करता है? क्या वो सेरिब्रम है, क्या पीनियल ग्लैंड है, सेरिबेलम है, या थैलेमस है? तो इसका राइट आंसर सर बी, पीनियल ग्लैंड। क्यों? अब ध्यान से सुनो। पीनियल ग्लैंड along with few other circumventricular organs, ठीक है, circumventricular organs lacks a blood brain barrier to allow हार्मोन पैसेस। पीनियल ग्रंथि में ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता जिससे हार्मोन का रक्त में सीधे संभव प्रवेश हो पाता है। देखो, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो क्या करता है सर? वो रोकता है क्या? हार्मोन को किसमें? ब्लड में डायरेक्ट जाने से। ठीक है, तो जब ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं रहेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा? हार्मोन का ब्लड में सीधे प्रवेश संभव हो जाता है। जो हार्मोन है उसमें बैरियर का मतलब क्या होता है? जैसे आप इधर हो, आपके बीच में एक दीवार है, एक बंदा उधर है, तो ये दीवार है, ये आप दोनों के बीच में एक बैरियर है, बैरियर अवरोधक का काम कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है जिससे हार्मोन सीधे ब्लड में प्रवेश कर जाता है। अब अगला क्वेश्चन मैं एक और पुटअप करूंगा अभी थोड़ी देर बाद कि ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता कौन है। ठीक है, सोच के रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो। Which cranial nerve has the longest course in the body? ठीक है, किस क्रेनियल नर्व का सबसे लंबा कोर्स होता है? क्या फेसियल नर्व, ट्राइजेमाइनल नर्व, वेगस नर्व, एक्सेसरी नर्व? ठीक है, द राइट आंसर इज सी, वेगस नर्व। वेगस नर्व कौन सा क्रेनियल नर्व होता है सर? 10th क्रेनियल नर्व होता है। सर एक्सटेंड कहाँ करता है सर? ब्रेन स्टेम से लेके एब्डोमेन तक एक्सटेंड करता है। क्या क्या कवर करता है? थोरैसिक रीजन, एब्डोमिनल ऑर्गन। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं? वेगस नर्व को सबसे लॉन्गेस्ट कोर्स इन द बॉडी बोलते हैं सबसे। ठीक है, काफी ज्यादा कवर एरिया कवर करता है वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व मस्तिष्क से लेके पेट तक जाती है और इसका कोर्स सभी क्रेनियल नसों में सबसे लंबा होता है। ये चीजें ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, अगला सुनो। विच पार्ट ऑफ द आई इज द मोस्ट सेंसिटिव टू लाइट? आंख का सबसे संवेदनशील हिस्सा कौन सा है? आई का ऐसा पार्ट बताओ जो क्या होता है सर? मोस्ट सेंसिटिव होता है सर किसके खिलाफ? लाइट के खिलाफ। क्या रेटिना है, क्या कॉर्निया है, क्या आइरिस है, या ऑप्टिक नर्व है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सर ए, रेटिना। रेटिना जो होती है, रेटिना वो मोस्ट सेंसिटिव होती है ड्यू टू लाइट। ठीक है, रेटिना क्या करती है? कंटेन फोटो रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल देखो दो तरीके की होती है, एक होती है रॉड, एक होती है कोन्स। ठीक है, दैट डिटेक्ट लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू नेचुरल सिग्नल्स। ठीक है, सिग्नल्स। जो रेटिना होती है, रेटिना के अंदर प्रकाश ग्रहण करने वाली कोशिकाएं होती हैं जिसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल। तो फोटो रिसेप्टर सेल क्या हुई सर? जो फोटो या प्रकाश को ग्रहण करेगी। ठीक है, एक्सेप्ट करेगी। कौन की? दो होती है, एक रॉड होती है, एक कोन होती है, जो प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में बदलती है। ठीक है, जो क्या करती है? लाइट को न्यूरल सिग्नल्स में चेंज करती है। तो कौन सा पार्ट आई का मोस्ट सेंसिटिव हुआ सर? तो उसका आंसर हो जाएगा सर रेटिना। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन रीएब्सॉर्ब द मोस्ट ग्लूकोज? नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट रीएब्सॉर्ब करता है सबसे ज्यादा ग्लूकोज को? ठीक है, किडनी का कौन सा भाग सबसे अधिकतम ग्लूकोज का पुनः अवशोषण? रीअब्जॉर्प्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनः अवशोषण। क्या वो लूप ऑफ हेनले है, क्या डीसीटी है, क्या पीसीटी है, या कलेक्टिंग डक्ट है? तो इसका राइट आंसर है सर सी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। पीसीटी रीअब्सॉर्ब 100% ऑफ फिल्टर ग्लूकोज अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, देखो हम जनरली क्या बोलते हैं? यूरिन में क्या होता है? ग्लूकोज जनरली एब्सेंट होता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल कंडीशन। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा यूरिन में तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, तब जब जनरली ग्लूकोज प्रेजेंट एब्सेंट है यूरिन में तो ग्लूकोज क्या हो रहा है? क्यों एब्सेंट है? क्योंकि ग्लूकोज जो हो रहा है यूरिन में बाहर आने से पहले रीएब्सॉर्ब हो जा रहा है, पुनः अवशोषण हो जा रहा है सर। 100% रीएब्सॉर्प्शन हो जा रहा है। कहाँ पे? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, पीसीटी में। इसीलिए ग्लूकोज जो होता है वो यूरिन में एब्सेंट होता है इन जनरल केस। क्या इतनी चीज समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पर सर ग्लूकोज क्या हुआ? मोस्ट एब्जॉर्ब हुआ, रीएब्जॉर्ब हुआ तो पीसीटी में, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है,
अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन को 5 स्टार 10 स्टार जरूर मार लेना। जब भी मैं स्ट्रॉन्गेस्ट या लॉन्गेस्ट क्वेश्चन बताऊं वो सारी चीज़ें दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि उसको जीके की तरह लेना। और ये क्वेश्चंस मोस्ट ज़्यादा रिपीट होते हैं, सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की, शरीर की सबसे ज़्यादा मजबूत या स्ट्रॉन्गेस्ट मांसपेशी कौन सी है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस है, मैसिटर है, सार्टोरियस है या गैस्ट्रोसिनेमियस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर मैसिटर। मैसिटर मसल जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी है। मैसिटर जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। द मैसिटर कहाँ पाई जाती है सर? जॉ मसल होती है, जबड़े में पाई जाती है। इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन टर्म ऑफ फोर्स एक्सर्टेड। मैसेटर मसल जो जबड़े में होती है सबसे अधिक बल उत्पन्न करती है। आप अखरोट भी दांत से तोड़ सकते हो सर, एक मसल की वजह से। मसल होती है कौन सी? मैसेटर मसल होती है जो जां में पाई जाती है, जबड़े में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स लगा सकती है। कौन सी सर? मैसेटर मसल। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? तो बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी हुई सर? मैसेटर मसल हुई। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कफर सेल्स आर फाउंड इन विच ऑर्गन। जो कफर सेल्स होती हैं वो किस ऑर्गन में पाई जाती हैं सर? स्प्लीन में, लीवर में, लंग में या किडनी में? अब ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कफर सेल्स जो होती है, कफर सेल्स पाई जाती है लीवर में। कफर सेल्स किसको क्या बोलते हैं? सुनो, कफर सेल्स आर स्पेशलाइज्ड माइक्रोफेज। तो कफर सेल्स क्या है सर? एक प्रकार के स्पेशलाइज्ड माइक्रोफेजेज हैं। कहाँ लोकेट करते हैं सर? लीवर में लोकेट करते हैं और प्ले अ रोल इन इम्यून सर्विलियंस, ठीक है। कफर सेल्स लीवर में पाई जाती हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली का हिस्सा होती हैं। तो कफर सेल कहाँ पाई गई सर? लीवर में पाई गई। ये चीजें याद रखना। एक्रोमेगेली होती है सर, वो किसके एक्सेस से होती है? एक्रोमेगेली इज कॉज्ड बाय एक्सेस सिक्रीशन ऑफ व्हिच हार्मोन? वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्रोमेगेली का टीएसएच के एक्सेस ग्रोथ एक्सेस सिक्रेशन से होगी, क्या एसीटीएच के एक्सेस सिक्रेशन से होगी, क्या ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस सिक्रेशन से होगी या एफएसएच के एक्सेस सिक्रेशन में होगी? तो एक्रोमेगेली जो होती है सर वो ग्रोथ हार्मोन के या जीएच हार्मोन के एक्सेस सिक्रेशन से होती है। एक्सेस ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन आफ्टर ईसोफाइजियल फ्यूजन लीड टू एक्रोमेगेली, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का अधिक स्राव हड्डियों के बंद होने के बाद होने पर एक्रोमेगेली रोग हो जाता है। क्या इतनी चीज क्लियर है? इस इपीफाइजियल फ्यूजन, यहाँ पे एक वर्ड सुना, अब उस वर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन सुनो। विच पार्ट ऑफ द बोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ? हड्डियों का लंबाई बढ़ाने वाला भाग कौन सा होता है? जो ऐसा पार्ट बताओ जो बोन की क्या बढ़ाती है सर? लंबाई बढ़ाती है। क्या वो डायाफाइसिस है, क्या एपीफाइसिस है, क्या मेटाफाइसिस है या एपीफाइजियल प्लेट है? तो इसका राइट आंसर होगा सर डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड्डियां कैसे बढ़ती हैं, हड्डियां लंबी कैसे होती है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ कौन करवाता है बोन में? एपीफाइजियल प्लेट करवाता है, ठीक है। एपीफाइजियल प्लेट जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ प्लेट, कंटेन कार्टिलेज। इसके अंदर क्या होता है? एपीफाइजियल प्लेट या ग्रोथ प्लेट के अंदर कार्टिलेज होता है दैट इनेबल बोन इलोंगेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जो ग्रोथ प्लेट होता है एपीफाइजियल प्लेट के अंदर वो क्या कंटेन करता है सर? कार्टिलेज कंटेन करता है जो इनेबल करता है बोन की इलोंगेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। हड्डियों की लंबाई बढ़ाने का कार्य एपीफाइजियल प्लेट करता है जो उपास्थि या कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। इतनी चीज क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, व्हिच कंपाउंड इज बेस्ट यूज टू मेजर जीएफआर? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको हम बोलते हैं जीएफआर, ये मापने के लिए कौन सा यौगिक सबसे उपयुक्त है? कौन सा कंपाउंड सबसे बेस्ट है जीएफआर नापने के लिए, ठीक है। यूरिया है, क्रेटिनिन है, इन्यूलिन है या ग्लूकोज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सी, इन्यूलिन। इन्यूलिन जो होता है वो फ्रीली फिल्टर्ड एंड नाइदर रीएब्जॉर्ब्ड नॉर सिक्रीटेड, हेंस आइडियल फॉर एक्यूरेट जीएफआर मेजरमेंट। क्या बोला मैंने? इन्यूलिन एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा यौगिक है जो केवल छानने योग्य होता है, ठीक है। इसको हम केवल छान सकते हैं या इसका पुनः अवशोषण, इसका रीएब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन नहीं होता, इसलिए सबसे बेस्ट होता है किसको मेजर करने के लिए सर? जीएफआर को। तो जीएफआर को मेजर करने के लिए इन्यूलिन जो होता है वो बेस्ट कंपाउंड होता है। अगला क्वेश्चन सुनो, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज द लार्जेस्ट सिंगल सेल इन ह्यूमन बॉडी? पहले क्वेश्चन पढ़ते ही मार्क कर देना, लार्जेस्ट सिंगल सेल। लार्जेस्ट सिंगल सेल इन ह्यूमन बॉडी की मैंने बात की। अगर मैंने बात करूँ यहाँ ह्यूमन बॉडी ना देखे, मैं पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिंगल सेल बोलता तो वो होता है क्या सर? ऑस्ट्रिच एग,
ऑस्ट्रिच एग, जिसको बोलते हैं हम शुतुरमुर्ग का अंडा, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेल होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सिंगल सेल, तो वो क्या होती है सर, मसल सेल होती है, ओवम होती है, न्यूरॉन होती है या हिपैटोसाइट होती है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट सिंगल सेल है सर वो होती है ओवम, ध्यान से सुन लेना। ओवम, जिसको हम बोलते हैं एग सेल, इज द लार्जेस्ट विजिबल सिंगल सेल अराउंड 100 to 120 माइक्रॉन्स इन डायमीटर। साथ साथ ओवम का डायमीटर भी याद करो सर, कितना, 100 से लेके 120 माइक्रॉन इन डायमीटर, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, 100 से 120 माइक्रॉन होती हैं क्या, ओवम। ये चीज़ें ध्यान रखना। ओवम शरीर की सबसे बड़ी एकल कोशिका होती है जिसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला सुनो, विच मसल टाइप इज इनवॉलेंट्री येट स्ट्रेटिएटेड। अब मैंने क्या बताया था पिछले जितने भी क्लासेस में, मैंने बताया जो स्ट्रेटिएटेड मसल होती हैं जिसको हम रेखित पेशी बोलते हैं। रेखित यानी मसल्स जो है, मसल्स के ऊपर ऐसे रेखाएं बनी रहती हैं, इसको बोलती है रेखित मांसपेशी। ये क्या होती है सर, ये वॉलेंट्री होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं, जिनको हम बोलते हैं ऐच्छिक, ठीक है। जैसे अपनी स्केलेटल मसल होगी, ये वॉलेंट्री होती है और स्ट्रेटेड होती है, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल होती है, इन जनरल में बात करूँ, वो होती है वॉलेंट्री, यानी हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हम अपनी इच्छा से चाहे तो हम सोचे कि हाथ दबा दे तो हम दबा सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन सुनो ध्यान से, एक एक्सेप्शन की बात सुनो, एक्सेप्शन की बात सुनो या अपवाद की बात सुनो। एक ऐसी मसल है जो स्ट्रेटेड है, रेखित है, लेकिन इनवॉलेंट्री है, ठीक है। रेखित है लेकिन हम अपने इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री है। क्या वो स्केलेटल मसल है सर? स्केलेटल मसल स्ट्रेटेड तो है लेकिन वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री नहीं है, ठीक है। क्या स्मूथ मसल है? स्मूथ मसल क्या है, इनवॉलेंट्री तो है लेकिन स्ट्रेटेड नहीं है, वो अरेखित है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव भी आपके साथ गलत हो गया। बची क्या सर, कार्डियक। जो कार्डियक मसल होती है स्ट्रेटेड भी होती है, इनवॉलेंट्री भी होती है। तो ये चीज याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कार्डियक मसल जो है इज स्ट्रेटेड लाइक स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल की तरह स्ट्रेटेड होती है, इनवॉलेंट्री लाइक स्मूथ मसल, और इनवॉलेंट्री होती है स्मूथ मसल से। तो इसके अंदर दोनों गुण हैं, ठीक है। स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल दोनों के गुण है। कार्डियक मांसपेशी दिखने में बिल्कुल रेखित होती है, स्ट्रेटेड होती है, लेकिन यह ऐच्छिक नहीं होती बल्कि अनैच्छिक होती है। क्या इतनी चीज क्लियर है? द नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। मैंने शुरू में बताया था कि ब्लड ब्रेन बैरियर किसमें एब्सेंट होता है, राइट आंसर था पीनियल ग्लैंड, ठीक है। अब सुनो, जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाता कौन है, कौन सी सेल मेंटेन करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को? क्या एस्टाइड्स है, क्या न्यूरॉन्स है, क्या माइक्रोग्लिया है, या स्वान सेल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एस्ट्रोसाइट्स। जो एस्ट्रोसाइट्स होती हैं यही बनाती है आपका बीबीबी, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स हेल्प इन मेंटेन द ब्लड ब्रेन बैरियर बाय कंट्रोलिंग सबस्टेंस पासेस। जो सबस्टेंस पासेस क्या हुई सर, कंट्रोल करके सबस्टेंस पासेस। देखो कोई भी चीज़, जैसे एक नदी है, इसमें बढ़िया से पानी का फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आपने क्या किया, डैम बना दिया, डैम बनाकर पानी यहाँ पर रोक लिया। अब पानी का फ्लो इधर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बैरियर, ये एक बैरियर है। तो ऐसे ही एस्ट्रोसाइट्स होती हैं, ये बैरियर बना के सबस्टेंसेस को, पासेस को रोकती हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोसाइट्स हेल्प इन मेंटेन द ब्लड ब्रेन बैरियर बाय कंट्रोलिंग सबस्टेंस पासेस। एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाए रखती हैं ताकि हानिकारक पदार्थ मस्तिष्क तक ना पहुंच सके। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो कौन बनाता है सर ब्लड ब्रेन बैरियर को? एस्ट्रोसाइट्स बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, व्हिच स्टेज डू आरबीसी हैव न्यूक्लियस? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन जनरल में बात करूं, क्या आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है क्या? तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर मैं बात करूं किस स्टेज में आरबीसी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मैच्योर कंडीशन में सर, मैच्योर कंडीशन में आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। क्या इमेच्योर कंडीशन में, जिसको हम रेटिकुलोसाइट बोलते हैं, या ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, या नेवर, कभी नहीं, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस कभी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है सर बी, इमेच्योर आरबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट, ठीक है। इमेच्योर आरबीसी को हम क्या बोलते हैं सर, रेटिकुलोसाइट। आरबीसी लूज देयर न्यूक्लियस ड्यूरिंग मैचुरेशन। आरबीसी क्या करती है, न्यूक्लियस को क्या करती है, लॉस कर देती है ड्यूरिंग मैचुरेशन। मैचुरेशन के दौरान आरबीसी न्यूक्लियस को लॉस कर देती है। इमेच्योर आरबीसी रेटिकुलोसाइट है, स्टिल है रिमेंट्स, और इमेच्योर आरबीसी जिसको हम रेटिकुलोसाइट्स बोलते हैं, उनके पास रिमेंट्स होते हैं स्टिल, ठीक है। परिपक्व होने से पहले आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, लेकिन परिपक्व होने पर वह गायब हो जाता है,
ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। विच क्रेनियल नर्व है द लॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। फिर मैंने बोला जब भी मैं लॉन्गेस्ट इस और शॉर्टेस्ट इन सब का मैं बात करूं तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन अभी दूसरे लैंग्वेज में दिया था, मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पूछा था सबसे पूछा था लॉन्गेस्ट कोर्स। यहाँ मैंने लैंग्वेज चेंज करके सेम क्वेश्चन पूछा है किस नर्व का सबसे लंबा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। द लॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या वेगस है, क्या ट्राइजेमाइनल है, क्या फेसियल है, या एसेसरी नर्व है। तो राइट आंसर सर वेगस। वेगस जिसको हम 10th नर्व बोलते हैं, ये एक्सटेंड बियॉन्ड द हेड एंड नेक इनटू थोरेसिक एंड एब्डोमिनल ऑर्गन। वेगस नर्व कहाँ से, सर से निकलती है, उसके अलावा छाती, पेट यहाँ तक पहुँचती है, इसलिए इसका वितरण सबसे लंबा होता है। तो लॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोल दूँ, लॉन्गेस्ट कोर्स बोल दूँ तो कौन होगी सर, वेगस। इसको बोलते हैं 10th क्रेनियल नर्व। इन्हीं चीज़ क्लियर है। क्यों लॉन्गेस्ट है, सर से निकलेगी, आपका थोरेसिक रीजन कवर करेगी, एब्डोमिनल रीजन कवर करेगी। क्या इतनी चीज़ क्लियर है। अगला क्वेश्चन को 10 स्टार मारो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना ह्यूमन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये कहाँ से सीक्रेट होता है, किस सेल से सीक्रेट होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या सर्टोली सेल से, क्या लेडिग सेल से, स्पर्मेटोगोनिया से, या एपिडिडाइमल सेल से। द राइट आंसर इज बी लेडिग सेल से, ठीक है। सर्टोली सेल्स क्या करेंगी सर, स्पर्म को क्या करेंगी, नरिश प्रोवाइड करेंगी, नरिशमेंट यानी पोषण। तो पोषण सर्टोली सेल्स किसको, स्पर्म को प्रोवाइड करेंगी। और टेस्टोस्टेरोन कौन निकालेगा सर, लेडिग सेल्स निकालेंगी। ये चीज़ याद रखना। लेडिग सेल्स इन द टेस्टिस सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन अंडर एलएच स्टिमुलेशन। टेस्टिक की लेडिग सेल्स एलएच के प्रभाव में टेस्टोस्टेरोन का श्रवण करती हैं। क्या इतनी चीज़ क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, ग्लूकागॉन कहाँ से निकलता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। पहले क्वेश्चन सुनो, अब सुनो ध्यान से। ग्लूकागॉन कहाँ से निकलता है सर, पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज के अंदर क्या होता है सर, लैंगरहैंस दीपिकाएं होती हैं। तो पैनक्रियाज के अंदर में जनरली 2 सेल्स होती हैं, एक होती हैं अल्फा सेल्स, एक होती हैं बीटा सेल्स। अल्फा सेल से क्या निकलता है सर, ग्लूकागॉन निकलता है, ग्लूकागॉन निकलता है। और बीटा सेल से क्या निकलती है सर, इंसुलिन निकलती है। इतनी चीज़ क्लियर है पैनक्रियाज के बारे में। अब जो ग्लूकागॉन होती है, अगर मैं इसको फिजिक्स के टर्म में बात करूं या मैथ के टर्म की बात करूं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सर इंसुलिन के। जो ग्लूकागॉन होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंसुलिन के। तो मेन फंक्शन क्या हो जाएगा ग्लूकागॉन का, इंसुलिन का क्या काम था, इंसुलिन का काम था ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ जाए, डायबिटीज मेलाइटिस का हम उपचार कैसे करते हैं, इंसुलिन देकर करते हैं। तो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डाउन करना इंसुलिन का काम। तो ग्लूकागॉन यानी इंसुलिन अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाएगा, जो इंसुलिन है ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाएगा, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, तो बढ़ाएगा। सिंपल सी बात है। तो राइट आंसर इज बी, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, राइज द ब्लड ग्लूकोज। सर कैसे बढ़ाएगा, बाय स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकागॉन लीवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर ब्लड शुगर को बढ़ाता है। ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा सर, ग्लूकोज में। कौन कन्वर्ट करेगा, ग्लूकागॉन, ठीक है। कहाँ कन्वर्ट करेगा, लीवर में। कितनी चीज़ क्लियर है। और निकलता कहाँ से है सर, पैनक्रियाज की अल्फा सेल से। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक से एक करके रिलेट करके याद करते चलना। अगला क्वेश्चन सुनो, विच हार्मोन इनिशिएट लेबर। कौन सा हार्मोन लेबर इनिशिएट करता है। लेबर पेन आपने सुना होगा, प्रेग्नेंट वुमेन्स में होती है जब उनका चाइल्ड बर्थ होने वाला होता है, ठीक है। तो लेबर पेन को कौन इनिशिएट करता है सर, एस्ट्रोजन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है, या एलएच करता है। तो ये क्वेश्चन सबको पता होगा। जो लेबर पेन के दौरान जो तेज मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है वो भी कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन ही करवाता है। और इनिशिएट भी कौन करता है लेबर पेन को सर, ऑक्सीटोसिन ही इनिशिएट करता है। ऑक्सीटोसिन कॉज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। मैंने बताया था जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन करवाता है। लीडिंग टू लेबर, ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित करता है जिससे प्रसव शुरू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला भी। विच विटामिन रिक्वायर इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन। कौन सा ऐसा विटामिन होता है जिसको रिक्वायर होता है इंट्रिंसिक फैक्टर की एब्जॉर्प्शन के लिए।
ऐसा किस विटामिन की आवश्यकता इंट्रिंसिक फैक्टर से एब्जॉर्प्शन के लिए होती है? क्या विटामिन ए के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए, विटामिन B12 के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए, विटामिन सी के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए, या विटामिन डी के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए? तो इंट्रिंसिक फैक्टर मैंने जब भी नाम बोला मैंने हमेशा उसको विटामिन B12 से जोड़ा, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी, विटामिन B12। विटामिन B12 बाइंड टू इंट्रिंसिक फैक्टर फ्रॉम स्टमक। विटामिन B12 क्या करती है सर, बाइंड करती है इंट्रिंसिक फैक्टर से, कहाँ से, स्टमक से। टू बी एब्जॉर्ब इन इलियम, टू बी एब्जॉर्ब इन इलियम, विटामिन B12 का अवशोषण आंतों से इंट्रिंसिक फैक्टर की मदद से होता है। विटामिन B12 का अवशोषण किससे होता है सर, आंतों में होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर की मदद से होता है। तो क्या क्वेश्चन बना सर, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो पहली चीज आंतों में होता है, ठीक है। किससे होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर की हेल्प से होता है। ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा। देखो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मेरे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आपने सुना होगा क्लास के दौरान काफ़ी ज़्यादा खांसी आ रही है मुझे, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों की क्लास लिया हूँ, कोई बात नहीं, अगले क्लास में क्वेश्चंस सारे कवर कर देंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको इंग्लिश और हिंदी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दी, क्वेश्चन भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड कर दिया, और ऑप्शन आपको ऑप्शन इंग्लिश में और हिंदी में नहीं चाहिए, ऑप्शन तो ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे शेयर कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, साथ के साथ कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे देना। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो चैनल ज्वाइन करके रख लेना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर आपको पसंद आए तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी पढ़ाई में, ओके। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।